हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी सीएसपी। आज हम लोग डिटर्मिनेंट को क्विक रिवाइज करेंगे बच्चों। इसको अच्छे से देख लेना। डिटर्मिनेंट जैसे मैट्रिक्स का फुल लेक्चर हम डिस्कशन कर दिए थे, उसी तरह से क्विक रिवीजन डिटर्मिनेंट का कर देंगे। जो भी आपका बोर्ड लेवल का हो होता है, कुछ क्वेश्चंस भी कोशिश करेंगे साथ साथ करवाने का। तो डिटर्मिनेंट आज हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे क्विक रिवीजन में, वन शॉट में लेंगे इसको। डिटर्मिनेंट का मतलब सीधा होता है वैल्यू, और मैट्रिक्स के बारे में बोले थे अरेंजमेंट। तो ये बात आप भली भांति स्टार करके याद रख लीजिए कि मैट्रिसेज आर अरेंजमेंट। मैट्रिसेज जो होता है वो क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, या मैट्रिक्स लिखना लिख दीजिए, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट, बट डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, वैल्यू होता है। और मैट्रिक्स को जब रिप्रेजेंट करने का बात आता है तो या तो डिटर्मिनेंट ए पे वर्टिकल बार दे दिया जाता है, वर्टिकल बार मतलब डिटर्मिनेंट होता है, या ऐसे लिखा जाता है DET ब्रैकेट ए मतलब मैट्रिक्स, लेकिन ये आगे डिटर्मिनेंट लगा हुआ है, या डेल्टा, दैट इज ए डिटर्मिनेंट। ये टोटली डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डिनोट किया जाता है डेल्टा से, ज्यादातर डेल्टा से। और याद रखिएगा मैट्रिसेज आर अरेंजमेंट। मैट्रिसेज जो होता है वो अरेंजमेंट होता है, बट डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। अब यहां से बच्चों हम लोग आते हैं 2/2 एक्सपांशन पे आते हैं। डिटर्मिनेंट का जो एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट में सबसे पहले बच्चों 2/2, और डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होता है ऑलवेज स्क्वायर होता है, ऑलवेज स्क्वायर ऑर्डर। ये भी आप याद रखिएगा, स्क्वायर ऑर्डर होता है। जैसे 2/2, 3/3, 4/4 तो पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना अपना लोग को यही 2/2, 3/3। तो डिटर्मिनेंट जो ऑर्डर होना चाहिए हमेशा स्क्वायर ऑर्डर में होना चाहिए, और डिटर्मिनेंट जो वैल्यू होता है तो 2/2 पढ़ेंगे। ये मैट्रिक्स नहीं होता है कि 3/2 भी चलेगा, हमेशा स्क्वायर ही चलेगा डिटर्मिनेंट में। 2/2 का जब एक्सपांशन करोगे बेटा तो यहां से हो जाएगा ABCD। तो एक चीज क्या है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स बताए थे, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल पहले मल्टीप्लाई होता है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करिए, AD माइनस, पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस BC सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कुछ एग्जांपल देखो बच्चों, बहुत आसान है। डेल्टा बराबर जैसे तुमको दिया रहेगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल 1 2 3 4। तो पहले क्या करो, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 × 4। मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करो माइनस, फिर सेकेंडरी को मल्टीप्लाई करो, तो 4 - 6 कितना हो गया, -2। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देते हैं बच्चों। डेल्टा बराबर जैसे दे दिए 5 5 - 5 7। तो ये 5 को 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे, पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 5 से करेंगे 35 माइनस, ये 5 को अगर -5 से करेंगे तो -25। तो ये मत कुछ बच्चा सोचना कि सर यहाँ -25 लिखे तो यहाँ माइनस छोड़ दीजिए। ये माइनस मल्टीप्लाई करने से आया है, 5 को -5 से मल्टीप्लाई किया -25, ये माइनस जो आया है ये कन्वेंशन है। तो याद रखना बच्चों, 2/2 को अगर खोलेंगे तो मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस, और फिर सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, और ये माइनस माइनस बच्चों आपका प्लस हो जाएगा, और 35 25 अगर जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 60। तो ये 2/2 का बहुत आसान तरीका है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देखो बच्चों कैसे आता है। इफ x 2x 3 4 इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन बोलता है देन फाइंड x करने। देखो बच्चा लोग गलती के कहां से करता है, सोचता है कि सर x 2x 3 4 1 2 3 4 बोला है, तो सोचता है कि सर ये 3 3 के बराबर है, ये 4 4 के बराबर है, तो x को किसके बराबर होना पड़ेगा, 1 के बराबर। ऐसा गलती नहीं करना है। डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। अलग बात है कभी काल आंसर मैच कर जाएगा कि सर x का वैल्यू 1 आ गया, और यहां से देखिए तो x का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 आएगा। वो मैट्रिक्स में होता था। मैट्रिक्स में क्या होता था, सेम पोजीशन वाला एलिमेंट बराबरी करता था, सेम जगह वाला, सेम पोजीशन वाला। डिटर्मिनेंट जो है सेम पोजीशन वाले बराबरी करेगा। डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट अगर वैल्यू होता है तो डिटर्मिनेंट को आज के बाद पहले सॉल्व करेगा, तब बराबरी करेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो, x को 4 से मल्टीप्लाई करो, मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करो, 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 4x, और 2x को 3 से करो तो कितना हो जाएगा, -6x। और यहां मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, 1 को 4 से करेगा तो कितना हो जाएगा 4, और 3 को 2 से करेगा, ये 1 को 4 से किए 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। और यहां से सब्ट्रैक्शन करोगे तो -2x इज इक्वल टू -2 काटोगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। तो यहां से एक चीज हम लोग क्लियर सीखेंगे। कुछ बच्चा कहेगा सर x का वैल्यू 1 तो आपका भी आ रहा था, हम भी बोल रहे थे सर यहाँ x यहाँ 1, मैट्रिक्स में होता है, डिटर्मिनेंट में नहीं होता। अलग बात है यहाँ आंसर मैच कर गया, कभी कभी बेटा आंसर मैच नहीं करेगा। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इफ x 6 6 x इज इक्वल टू 2 6, और यहां भी 6 दे देते हैं, यहां 18 दे देते हैं।
तो कुछ बच्चा सोचेगा कि सर देखिए तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ से x को 2 के बराबर। देखो तो अब लफड़ा क्या, यहाँ x बोल रहा है 2 होगा, यहाँ x बोल रहा है 18 होगा। ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग को ऐसा करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट जो होता है बेटा, डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू होता है। तो डिटर्मिनेंट आज के बाद जब भी आएगा पहले डिटर्मिनेंट को ओपन करो। डिटर्मिनेंट जब ओपन हो जाएगा तभी कुछ करो। तो पहले ये बेटा डिटर्मिनेंट को ओपन करो। जब x को x से मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर माइनस 36, और यहाँ पे 2 को 18 से करेगा तो 36। तो हमेशा हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व करो तभी बराबरी करो। ये नहीं कि डिटर्मिनेंट को क्या किया मैट्रिक्स की जगह की सेम पोजीशन वाला को बराबरी नहीं। अब देखो यहां से x स्क्वायर माइनस 36, ये 36 कट गया 0, और ये माइनस 36 उधर जाएगा प्लस 36 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 36। देयरफॉर x बराबर आया प्लस माइनस से। तो देखा यहाँ पे दो आंसर आए, एक प्लस आया एक माइनस आया। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो याद रखिएगा डिटर्मिनेंट जो है आपका वैल्यू होता है। पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए, उसके बाद ही कुछ एक्शन लेना, नहीं तो एक्शन नहीं लेना है। तो ये आपका 2/2 का हो गया। अब कुछ बच्चा 2/2, आपको 2/2 आना चाहिए। 2/2 आएगा तभी आप 3/3 खोल सकते हैं, क्योंकि 2/2 का ही यूज करते हैं हम लोग 3/3 में। तो 2/2 आपका क्लियर होना चाहिए। और 2/2 का बहुत अच्छा कंसेप्ट सीख गए कि मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करना है और सेकेंडरी डायगोनल को बाद में, और मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी को माइनस कर देना। और हमेशा याद रखना है कि डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तभी तुम बराबरी जो करना है करो। लेकिन वो मैट्रिक्स वाला रूल नहीं है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल नहीं करना है। डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, जब डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा तब जो तुमको बराबरी करना है या जो करना है वो बैठ के करते रहो। अब यहां से आता है सेकेंड नंबर में 3/3 का, 3/3 ऑर्डर का, मतलब स्क्वायर ऑर्डर का। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर ऑर्डर में होगा, या तो 2/2 होगा या तो 3/3 होगा। इससे ये नहीं कि सर 3/4 नहीं चलेगा, 3/4 नहीं चलेगा, हमेशा स्क्वायर ऑर्डर में चलता है। अब यहां से देखो बच्चों 3/3 ऑर्डर लिए। अब 3/3 ऑर्डर में क्या करते हैं, सिखा देते हैं इसको नंबर देके A11 A12, शायद आपको पता होगा, ये मैट्रिक्स में यूज किए हुए हैं। A11 A12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसको खोलने का एक साइन कन्वेंशन है। मानो कि फर्स्ट रो के बाद खोल रहे थे, यहां प्लस देंगे, यहां माइनस देंगे, यहां प्लस देंगे, प्लस माइनस प्लस। अब क्या करते हैं, यहां से A11 लेते हैं तो ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो क्या बचेगा A22 A23 A32 A33। ये रूल होता है, बहुत अच्छा रूल है कि जिस एलिमेंट को लेते हैं उसका आमने सामने बंद कर दे। सीधा समझो, अपना आमने सामने बंद कर दिए, जो बचे उसको छाप दिए। फिर अगला क्या करो, माइनस A12 लिए, ये वाला। अब ये लिए प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब क्या किए, ये बंद हो जाएगा। अब ये तो बंद होगा ही होगा, इसका आमने सामने बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। तो क्या बचा A21 A23 A31 A33, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस। तो फिर अब ये A13 जब लेगा तो ये बंद, ये बंद, ये बंद, ये बंद, आमने सामने बंद। सीधा हिंदी में समझना है, आमने सामने बंद। तो A13 लिए, प्लस माइनस प्लस। अब ये बंद, ये बंद, तो यहां क्या आएगा A21 A22 A31 A3। अब बोलेगा सर ये सॉल्व करने नहीं आता। बेटा तुमको आता है सॉल्व करने। अब जब ये 3/3 से ये सब डिटर्मिनेंट 2/2 बन गया, पहले 3/3 था, अब ये 2/2 बन गया A11, और यहां से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा A22 A33। A22 मल्टीप्लाई हुआ A33 से, माइनस A23 मल्टीप्लाई हुआ A32 से, फिर माइनस A12, ये मल्टीप्लाई होगा इससे A21 A33 माइनस A23 A31, फिर प्लस A13 और A21 A32 माइनस A22 A31। कुछ नहीं करना, 2/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि सर ये अबाउट R1 खोले। ये सही बात है, R1 के अबाउट खोले, इसको रो 1 बोला जाता है। सर हमको कॉलम 1 के अबाउट खोलना, मान लीजिए इधर से खोलना। तो यहां पे प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, साइन कन्वेंशन वही, यहां से प्लस चलता है। अब अगर अबाउट कॉलम 2 खोलेंगे, इसको पूरा ओपन नहीं करेंगे हम लोग, अबाउट कॉलम 2 खोलेंगे तो यहां से लेंगे A11। तो A11 लेंगे तो वही बात, आमने सामने बंद। तो क्या बचेगा A22 A23 A32 A33, फिर माइनस लेंगे, तो फिर माइनस लेंगे तो A21, ये बंद, ये बंद। तो क्या बचेगा A12 A13, फिर यहां से बच्चों ये बंद, ये बंद, फिर यहां से बचेगा कितना, ये देखो, ये जब A21 लिए तो ये बंद हो गया, तो ये सामने, और ये तो बंद होगा ही होगा। और यहां से तब नीचे वाला बचेगा A32 A33, और लास्ट में लेंगे हम लोग क्या A31। तो A31 लेंगे तो ये तो बंद होगा ही होगा, जिसके अबाउट खोल रहे हैं वो बंद, आमने सामने बंद, ये बंद, ये बंद। तो बचेगा क्या
A21 यही ना बचेगा बेटा, ये बंद नहीं, A12 बचेगा, A12 A13 ये बंद तो बचेगा A12 A13 A22 A23। अब फिर इसको खोल देंगे, कॉलम 2 का बाउट खोलना है। कुछ बच्चा कहेगा सर कॉलम 2 का बाउट खोलना है तो क्या करेंगे? अगर आपको कॉलम 2 का बाउट खोलना है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस फिर यहाँ प्लस फिर यहाँ माइनस, तो फिर वही तरह से इस बार तो माइनस से लेना पड़ेगा माइनस। अब यहीं से एक चीज आता है, सर ये प्लस माइनस आप कहां से ले रहे हैं? तो यहां से एक चीज आता है माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर और एंड कोफैक्टर बच्चों क्या होता है उसको समझना पड़ेगा आपको। माइनर्स एंड कोफैक्टर, माइनर्स एंड कोफैक्टर हम नहीं लिखाएंगे, डेफिनेशन सुनना है सुन लीजिए कि किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसका आमने सामने हटा देंगे और जो बचेगा वही माइनर होगा। तो यहां से बच्चों माइनर का डेफिनेशन, और इसको MIJ से डिनोट करते हैं, इसको CIJ और आपका बुक में AIJ ज्यादा यूज करता है। और MIJ में तो कुछ नहीं दिमाग लगाना है, CIJ का फॉर्मूला हो जाता है -1 पे पावर I प्लस जे MIJ, -1 पे पावर I प्लस जे MIJ। माइनर, पहले माइनर निकालना पड़ेगा। व्हाट इज माइनर? माइनर का रूल होता है कि आफ्टर डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। तो हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए एक एग्जांपल 3/3 का ले रहे हैं, डेल्टा बराबर जैसे A11 लिए A12 वही वाला हम ले रहे हैं जनरल एग्जांपल, A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब मान के चलिए आपको माइनर निकालना है 22 का, तो जिसका माइनर निकालना है उसके आमने सामने हटा दीजिए। तो आमने सामने हटाने के बाद क्या बचेगा? A11 A13 A31 A33। माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ इज द सब डिटर्मिनेंट आफ्टर डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। मतलब डिलीट कर देंगे, जैसे कि 22 का निकालने बोला, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दिए, जो सब डिटर्मिनेंट बचा उसी को माइनर बोला जाता है। अब बोलेगा सर कोफैक्टर निकालने सिखाइए, तो कोफैक्टर C22, तो C22 का फॉर्मूला होता है -1 पे पावर I प्लस जे। तो मतलब -1 पे पावर 2 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे I का वैल्यू 2 है, J का वैल्यू 2 है, और जो आपका बचा A11 A13 A31 A33, इसको सॉल्व कर लेंगे। और -1 पे पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, तो याद रखिएगा आज के बाद -1 पे पावर इवन +1 होता है, और -1 पे पावर अगर ओड होता है वो -1 होता है। ये भी भली भांति से आप लोग को आना चाहिए। -1 पे पावर 2 है तो उसको 2 बार लिखिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 बार अगर कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा। तो ये माइनर एंड कोफैक्टर कवर कर लिए। अब बोलेगा सर कोफैक्टर निगेटिव कब होगा? जैसे देखिए इस जगह का पोजीशन चेक कीजिए, C12 है, यहां पे भी चेक कर सकते हैं C12, इसका माइनर निकालते हैं कोफैक्टर। तो -1 पे पावर क्या देंगे 1 + 2, और -1 पे पावर 1 + 2 आमने सामने हटाएंगे तो कौन बचेगा? A21 A23 A31 A33। और अब शायद आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ये देखिए -1 पे पावर 3 क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब शायद पता चला होगा कि यहाँ प्लस लेते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, मतलब 1 और 1 2 आया इवेन आया तो प्लस होगा, 1 और 2 3 आया तो निगेटिव हो जाएगा, 1 और 3 4 इवेन आया प्लस। अब शायद पता चला होगा कि ये साइन कन्वेंशन में हम लोग प्लस और माइनस क्यों लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि ये कन्वेंशन है, 2 + 2 4 आया, जैसे 2 2 है, देखिए प्लस माइनस फिर इधर मुड़ जाइए, प्लस माइनस फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर माइनस। जहां जहां ओड पोजीशन मतलब जोड़ने से आई और जो ओड आ रहा है वहां माइनस आएगा, 3 2 5 यहाँ माइनस, 3 3 6 यहाँ प्लस हो जाएगा। और यहां से कोफैक्टर निगेटिव आ गया, इसको सॉल्व कर देंगे, जो बचा वही आपका सॉल्व कर देना, कोफैक्टर आ जाएगा। तो यहां से एक बड़ा बढ़िया चीज आया है कि माइनर जो है बिना साइन का आता है, माइनर साइन लेके नहीं आता है, लेकिन कोफैक्टर क्या करता है? साइन के साथ आता है। बोलेगा सर कैसे आपको पता चला? माइनर तो सीधा कंसेप्ट होता है कि माइनर अगर निकालना है तो ith रो jth कॉलम को डिलीट कर दो। अगर ith रो jth कॉलम को डिलीट कर दिए, जो बचा वही माइनर कहलाएगा। और कोफैक्टर क्या बोलता है कि हम आएंगे कोफैक्टर इज ऑल्सो ए माइनर, कोफैक्टर इज ऑल्सो माइनर बट विथ प्रॉपर साइन, वो साइन के साथ आएगा। लाइव क्लासेस जब चल रहा था कंटिन्यू, मेन कोर्स में उसमें बहुत अच्छे डिस्कशन किए हुए थे। तो माइनर विदाउट साइन आता है, लेकिन कोफैक्टर जो आता है वो किसके साथ आता है बच्चों? साइन के साथ आता है। -1 पे पावर I प्लस जे, अगर इवन हो गया पावर तो पॉजिटिव, अगर ओड हो गया तो क्या हो जाएगा? वो निगेटिव हो जाएगा। अब यहां से देखो बच्चों क्या कर रहे हैं हम लोग, सीख गए। अब यहां से एक बहुत अच्छा बात आता है कि डेल्टा इज इक्वल टू A11 A12, आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। अभी डेल्टा खोलने का मतलब डिटरमिनेंट खोलने के लिए सीखे थे, क्या सीखे थे डिटरमिनेंट निकालने के लिए कि सर या तो रो के अबाउट खोलिए या तो कॉलम गट खोलिए। मान लीजिए हम लोग अबाउट R1 इसको ओपन करना चाह रहे हैं, R1 इसके अबाउट ओपन करना चाह रहे हैं, R1 के अबाउट, तो यहां से क्या करेंगे? A11 लेंगे और फिर क्या करेंगे? कोफैक्टर लेंगे C11, फिर A12 C12
और A13C13। अब कुछ बच्चा के दिमाग में आया होगा सर थोड़ा देर पहले आप यहाँ प्लस लिए थे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, लेकिन इस बार तो सब जगह प्लस लिए हैं। सब जगह प्लस ही लेना है क्योंकि कोफैक्टर जो है खुद साइन लेके आएगा प्लस और माइनस। हाँ सर प्लस और माइनस कब लगेगा? जब माइनर लिखेंगे, और वो भी आपको तरीका सिखा देते हैं। अब देखिए 1 और 1 और 2 प्लस इवेन है तो प्लस होगा, ओड है तो माइनस होगा। अब हम आपको अबाउट जो है माइनर है, यहाँ M11 लिखे, माइनर है तो साइन हमको देना पड़ेगा, कोफैक्टर है तो हमको साइन नहीं देना पड़ेगा, वो खुद साइन लेकर आएगा। और अबाउट मानिए कॉलम 1 खोल रहे हैं, मान के इधर से खोल रहे हैं, तो फिर से क्या करिए A11 C11, A21 C21, और फिर क्या हो जाएगा A31 C31। लेकिन अगर माइनर के अबाउट खोलेगा, कोफैक्टर के अबाउट अगर खोले हैं, सब जगह प्लस प्लस दिए हैं, लेकिन अगर माइनर के अबाउट खोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1 और 1 2 प्लस पॉजिटिव इवेंट है तो प्लस होगा, और 2 1 3 क्या है, लेकिन यहाँ माइनर दे रहे हैं, कोफैक्टर देंगे तब सब जगह प्लस होगा, लेकिन माइनर जो है विदाउट साइन आता है, प्लस और माइनस हमको देना पड़ता है, और कोफैक्टर को प्लस और माइनस नहीं देना पड़ता, वो लेके आता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अबाउट कॉलम 2 खोलते हैं, मतलब इधर से खोलते हैं कॉलम 2 से। तो कॉलम 2 में कौन कौन एलिमेंट आएगा, A12 C12, अभी तो सीधा हम कोफैक्टर के अबाउट खोल रहे हैं, C22 A32 C32। कोफैक्टर अगर खोलना है तो जो रो का एलिमेंट लेते हैं उसको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा प्लस कर देते हैं। लेकिन इसी चीज को अगर माइनर के साथ तुम खोलना चाह रहा है, माइनर के साथ मतलब एलिमेंट को उसके माइनर से मल्टीप्लाई कर रहा है अगर तुम, तो मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ 1 और 2 3 है, 3 है मतलब इवन है, ओड है तो माइनस, यहाँ प्लस। अब कुछ बच्चा को एक चीज लफड़ा क्या हो रहा था, सोच रहा था कि सर पहला प्लस दूसरा माइनस, नहीं, वो देख के प्लस माइनस नहीं हो रहा है, वो देखना पड़ता है पोजीशन। 1 और 1 2 है, इवन है तो प्लस, 1 और 2 ओड है, 2 3 ओड है तो यहाँ माइनस देंगे, विषम संख्या है। अगर इसी तरह से आपको मानिए अबाउट R2 खोलना, लमसम में तो सब खोल ही दिए, अगर R2 खोलना है, R2 में कौन आ रहा है, R2 में आपका आ रहा है A21 C21 प्लस A22 C22, फिर अगला क्या हो जाएगा A23, और जो एलिमेंट लेंगे उसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलिमेंट लेंगे उसी का कोफैक्टर। अगर आप माइनर ले रहे हैं तो माइनर लीजिएगा तो M21 फिर A22 M22 A23 M23। अब लफड़ा देखिए 1 और 2 3 है तो ओड है, माइनस प्लस माइनस। अब कुछ बच्चा के दिमाग में आता है कि सर माइनर तो बिना साइन का आता है, लेकिन कोफैक्टर जो है साइन लेकर आता है, तो कोफैक्टर में ना साइन दीजिए। नहीं, कोफैक्टर में साइन नहीं देना है, सब जगह प्लस लिख देना है। लेकिन माइनर जो है साइन के साथ नहीं आता है, माइनर सिर्फ डिलीट करने के बाद जो आता है उसी को माइनर बोला जाता है। तो हम लोग उसको बच्चों क्या करेंगे, साइन हम लोग देंगे, और कोफैक्टर में सब जगह प्लस। एक नोट करके अगर लिखना है तो लिख सकते हैं नोट करके कि डेल्टा इज द वैल्यू, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट इज द वैल्यू, डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है, क्या होता है, इज द वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ, नहीं सम इज द वैल्यू, या डेल्टा इज द, डायरेक्ट लिख देते हैं, इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम, या तो कोई रो ले लीजिए या तो कॉलम। मतलब डेल्टा या डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एनी रो या कॉलम, या तो R1 लिए या तो कॉलम 1 या कॉलम 2 या R2, इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम विथ कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेना, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेम रो या कॉलम, सेम रो या कॉलम याद रखना है। मतलब जो रो या जो कॉलम का एलिमेंट लेंगे उसी का कोफैक्टर लेना। देन डेल्टा इज द वैल्यू, अगर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेम रो या कॉलम, दैट इज अ डेल्टा। तो देख रहे हो ना, अगर R1 लिए तो A11 C11, A12 C12, A13 C13, A11 M11, तो जो एलिमेंट ले रहे हैं उसी का माइनर या कोफैक्टर। अगर कोफैक्टर ले रहे हैं सब जगह प्लस, माइनर जो है साइन के साथ नहीं है तो उसको साइन देना पड़ता है, दे देते हैं। अगर ओड है तो प्लस माइनस, इवन है तो प्लस। अब एक नोट इसी में और लिखा देते हैं, ये तो नॉर्मल नोट है, ये तो सबको समझ में आ रहा है, 5 स्टार। दी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम विथ दियर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो। यहां देखिए, यहां सेम रो, जो रो लिए हैं विथ दियर कॉरस्पॉन्डिंग लिखना, यहां भी लिख दीजिए
द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम विथ दियर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, मतलब एलिमेंट ले रहे हैं किसी का, कोफैक्टर ले रहे हैं किसी का, इज इक्वल टू जीरो। ये बहुत बढ़िया चीज आपको समझा दिए, इज इक्वल टू जीरो। ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, जैसे क्या करिए, रो 1 लीजिए, मतलब A11 लीजिए, फिर A12 लीजिए, A12 लीजिए, A13 लीजिए, मतलब पहला रो का एलिमेंट लिए A11, A12, A13। कोफैक्टर क्या कीजिए, दूसरा रो का लीजिए। एलिमेंट लिए पहला रो का, कोफैक्टर कोई अदर रो का ले लीजिए, तो अगला ले लीजिए क्या, C21, C22, C23 और प्लस कर दीजिए तो वो 0 के बराबर होगा। मतलब R1 का एलिमेंट लिया, कोफैक्टर किसका ले लिया, निचला वाला का, C21, C22, C23। इसी तरह से मान के चलिए, यहां पे लिखना है तो लिख देते हैं, R1 ले लिए और R2 ले लिए। R1 R2 का मतलब आप समझ जाइए कि पहला रो का एलिमेंट लिया, दूसरा रो का कोफैक्टर। इसी तरह से C12 ले लेते हैं। C12 का मतलब समझ जाइए, मेरा कोड वर्ड है, ये हो गया एक तरह से कि कॉलम 1 एलिमेंट लेंगे, कॉलम 2 का कोफैक्टर लेंगे। लीजिए कॉलम 1 का एलिमेंट लीजिए, A11, A11, A21, A31, A11, A21, A31। कोफैक्टर क्या कीजिए, दूसरा कॉलम का ले लीजिए या तीसरा का ले लीजिए, जो आपको मन। C यही नहीं जा रहा, C12 यहां पे, C12, C22, C32 शायद, मतलब एलिमेंट यहां का लिए A11, A12, A13, कोफैक्टर ले लिए दूसरा कॉलम का, और सबको ऐड करोगे तो उसका वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। अगर सेम रो का एलिमेंट और सेम रो का कोफैक्टर लेंगे तो वो डेल्टा के बराबर होता है, मतलब डिटरमिनेंट के बराबर होता है। और एलिमेंट अगर किसी और रो का ले लेते हैं तो वो जो होता है आपका किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। एलिमेंट पहला रो का, कोफैक्टर दूसरा रो का, या एलिमेंट पहला रो का, कोफैक्टर दूसरा रो का, सम कीजिएगा प्रोडक्ट करके तो उसका वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, दिमाग लगा के। फिर ये बड़ा अच्छा चीज बताए, अगर माइनर है तो प्लस और माइनस आपको देना पड़ेगा, उसका भी टेक्निक बता दिया। अगर ओड है तो माइनस, इवन है तो प्लस। लेकिन अगर कोफैक्टर है तो कोफैक्टर में आपको प्लस और माइनस नहीं देना, सीधा सब जगह प्लस देना है। क्यों? क्योंकि कोफैक्टर अपने आप साइन को लेकर आएगा। और ये स्टार नोट लिखा दिए कि डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट इज द वैल्यू, इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी रो या कॉलम विथ दियर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ सेम रो। उसी रो का एलिमेंट उसी रो का कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेल्टा के बराबर होगा। लेकिन जो एलिमेंट लेंगे किसी और रो का, कोफैक्टर अगर किसी दूसरे रो का ले लेंगे और मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब ये आपका माइनर कोफैक्टर भी क्लियर कर दिए बहुत अच्छे तरीके से, उधर डेल्टा का वैल्यू निकालने ही बता दिए। अब यहां से देखिए बच्चों क्या आता है, एक क्वेश्चंस आपका बोर्ड एग्जाम में प्रूव करने बोल देता है, इफ a इज इक्वल टू 1357 देन प्रूफ दैट 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट। इसको बढ़िया से समझिए कि मतलब कोई मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा, कुछ नहीं करना है, फ्री का 2 नंबर मिलेगा। इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स देन प्रूव दैट 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट a। तो इसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि LHS को पहले पकड़ेंगे। LHS बोला है 2 इंटू a का डिटर्मिनेंट, मतलब आपका 2 जो है, ये लाइन जो डाला हुआ वर्टिकल बार जो दिया हुआ है ये आपका डिटर्मिनेंट है। तो ये 2 को अंदर रहने दीजिए और मैट्रिक्स को पहले लिखिए 1357 और डिटर्मिनेंट डाल दीजिए दोनों तरफ। और आप लोग पढ़े हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो ये 2 आपका अंदर है, अगर ये 2 अंदर है और मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट नहीं, और मैट्रिक्स में हर आदमी से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करो, 2 3 दूना 6, 5 दूना 10, 14। अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 28, और ये 10 को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60, और सॉल्व कीजिएगा तो शायद कितना आ जाएगा -32। अब अगला RHS क्या बोल रहा है कि 4 इंटू डिटर्मिनेंट, इस बार 4 बाहर है, डिटर्मिनेंट a पे लगा हुआ। पिछला बार 2 अंदर था तो पहले मल्टीप्लाई हुआ तब सॉल्व किए, और 4 बाहर है तो बाहर ही रहने दीजिए और मैट्रिक्स लिख दीजिए 1357। तो मैट्रिक्स पे आपका डिटर्मिनेंट लग गया तो मैट्रिक्स हट के क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। और 1 को 7 से मल्टीप्लाई किए, 5 को 15 से, तो कितना हो जाएगा, 5 को 3 से, 5 दिए 15, 7 में से 15 गया -8, तो कितना आ गया -32। और यहां से शायद आपको दिखा होगा LHS बराबर RHS। इसी तरह से 3/3 का मैट्रिक्स आपको दे देगा, मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा 3 इंटू a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 प्रूव करना। तो वो अगर 3 अंदर रहेगा या जैसे 2 अंदर, पहले मल्टीप्लाई होगा तब खोलेंगे, और फिर अगर बोलेगा वो बाहर रहेगा तो बाहर रहने दीजिए, पहले वो डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर, दोनों का मतलब वही है। ठीक, अब बच्चों यहां से आता है प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आता है, पूरा प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाएंगे,
बस काम के लिए हम पढ़ा देते हैं प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट, मतलब क्वेश्चंस में ही क्लियर कर देंगे। क्या है क्वेश्चंस, देखो सीधा क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला क्या, ढेर सारा क्वेश्चन एक ही बार कर देते हैं। प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू 1 a स्क्वायर, या यहां लिखिए ए बी सी लिख दीजिए, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा बराबर प्रूव करने बोल रहा है ए माइनस बी माइनस सी माइनस। अब कुछ बच्चा सोचेगा कि सर इस क्वेश्चन को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बारे में तो कभी सोचना ही नहीं है, क्योंकि ओपन करोगे तो माथा का दर्द हो जाएगा बच्चों। ओपन नहीं करना है, हम लोग LHS को पहले पकड़ते हैं। हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा जीरो हो सके उतना ज्यादा जीरो बनाने का कोशिश करना, सीधा रूल है, उतना कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। इसको दो तरीका से सोचेंगे कि जितना ज्यादा जीरो हो जाए उतना ज्यादा फायदा है, तो कोशिश करना है कि जितना ज्यादा जीरो बन जाए उतना फायदा है। और हम लोग खाली जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट को अभी खोलोगे लफड़ा हो जाएगा। तो RHS को देखो दो तरीका से, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ a माइनस बी माइनस सी माइनस है। दूसरा सोचो सर a माइनस बी तब आएगा जब a में से b घटाएंगे, b माइनस सी तब आएगा जब b में से c घटाएंगे। दो तरीका से हम लोग सोचे। एक तो हमको जीरो बनाना, सीधा पहला तरीका हमको जीरो बनाना, और हमको 1 1 दिख रहा है तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 या 2 2 भी दिखता तो हम लोग 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो हम लोग जीरो बनाने की कोशिश करें। और इसको शायद कॉलम 1 बोला जाता है, इसको कॉलम 2, इसको कॉलम 3। तो कॉलम 1 को क्या कीजिए, कॉलम 1 में से कॉलम 2, और जिस कॉलम को चेंज कर रहे हैं उस कॉलम को छेड़खानी मत कीजिए। जैसे कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 को नहीं कीजिए कुछ प्लस माइनस, कॉलम 2 के साथ जो करना करिए। अगला क्या करते हैं, कॉलम 2 को भी चेंज कर देते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, मतलब कॉलम 2 को कॉलम 3 घटा दी कॉलम 2 में। अब बोलेगा सर टोटल रो और कॉलम 3 है, हम लोग ऑपरेशन कितना कर सकते हैं, 2 ही। अगर 4 ऑर्डर का रहेगा डिटरमिनेंट तो तुम एक साथ 3 ही ऑपरेशन कर सकता। नंबर ऑफ ऑपरेशन एट ए टाइम टेकन, वो जो टेकन एट ए टाइम होगा n-1, जितना ऑर्डर है एक ऑपरेशन हमेशा कम लेना है। तो घटा के देखो अब क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, जगह वाले को जगह वाले को, और फिर a में से b घटाएगा a माइनस बी, फिर हो जाएगा a स्क्वायर b, 1 में से 1 गया 0, b माइनस सी, और यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर। देखो 2 जीरो बन गए। अभी भी कुछ बच्चा बोलेगा कि सर इसको ओपन कर दीजिए, नहीं ओपन नहीं करना। इसको देखो कुछ दिख रहा होगा किसी बच्चा को, ये a माइनस बी बन रहा है और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, और ये 0 बन रहा है, ये b माइनस सी बच रहा है, ये b माइनस सी इंटू बी प्लस सी बन रहा है, और ये 1c सी स्क्वायर बन रहा है। कुछ बच्चा कहेगा सर अब तो 2 ठो जीरो बन गया, खोल दीजिए। नहीं, 2 ठो जीरो बनने से नहीं खोलना है, अभी भी हम लोग खोलने के बारे में नहीं सोचेंगे। हम लोग दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और उसका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का भी फैक्टर कर दिए b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। अब बच्चों देखो कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहां से a माइनस बी कॉमन आ रहा है पहला कॉलम से, और दूसरा कॉलम से b माइनस सी कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने से फायदा क्या हो जाएगा कि आंसर बनाने में ज्यादा सहूलियत हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर बन जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम 1 को क्या करते हैं, कॉलम 1 को a माइनस बी से भगा दे देते हैं, और कॉलम 2 को किससे भगा दे देते हैं, b माइनस सी से। तो कॉलम 1 को जब a माइनस बी से भगा दोगे तो a माइनस बी कॉमन आ जाएगा। कुछ बच्चा कहेगा सर कॉमन ले रहे भागा क्यों दे रहे हैं, जैसे 8 में से अगर आपको 4 कॉमन लेना है तो 8 को 4 से भागा दीजिएगा तो ना पता चलेगा कितना बचेगा। तो इसको a माइनस बी से भागा देने से पता चल जाएगा क्या बचेगा। तो a माइनस बी से भागा दिए मतलब कॉमन लिए, बाहर में मल्टीप्लाई लिखिए, मतलब डिवाइड किए तो कॉमन आया। तो अब डिवाइड कीजिए, 0 को डिवाइड कीजिएगा वही रहेगा, a माइनस बी को अगर डिवाइड कीजिएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो a प्लस बी बचेगा। लेकिन यहाँ डिवाइड किया मतलब कॉमन आया, बाहर लिखिए, और 0 यहाँ देखिए भागा दीजिएगा, b माइनस सी 1 बचेगा, और यहाँ b प्लस सी बचेगा, और यहाँ 1c सी स्क्वायर। कुछ बच्चा बोलेगा सर अब तो खोल दीजिए। हाँ अगर खोलना है अब खोल दो, क्योंकि आसान लग रहा है तो अभी भी घटा सकता है। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। और एक चीज याद रखना है कि उस रो या उस कॉलम के अबाउट खोलना है जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरो हो। यहाँ पे देखिए 1 0 2 0 है, 2 जीरो अवेलेबल है। जिस रो या जिस कॉलम में जितना ज्यादा जीरो है उधरे से खोलना है, और यहां से खोल दीजिए। 1 0 माइनस 0 के साथ तो कुछ लिखना ही नहीं है, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई होने से 0 ही हो जाएगा। 1 a प्लस बी बी प्लस सी, और यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, a माइनस बी बी माइनस सी। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी, ब्रैकेट डालना मत भूलिए ना तो लफड़ा हो जाएगा, a प्लस बी। और यहां से शायद कोई कट जाएगा, b और b कट जाएगा, तो यहां से बच्चों हो जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी। सबसे पहले हम लोग इसमें बच्चों क्या सीखे कि जितना ज्यादा जीरो बन सकता है उतना ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करें। जब जीरो बन जाता है तो डिटरमिनेंट को खोलना ज्यादा आसान हो जाता है, और जिस रो या जिस कॉलम में जितना ज्यादा जीरो होगा उस रो के अबाउट खोलना है। ये आपको हमेशा याद रखना। मतलब यहाँ पे 2 जीरो था उधर से खोले, इधर से खोलेंगे तो एक ही जीरो पकड़ाएगा, तो जिसमें जितना ज्यादा जीरो हो उधर से खोलना है। और अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम का ऑल एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो खटाक क्या करेंगे, खटाक जीरो बोल देंगे।
तो यहां से जैसे एक क्वेश्चन मान के चलिए देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, डेल्टा बराबर 0 1 2 0 या यहां पे कुछ और दे देते हैं -2 4 0 0 5 7। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर R1 से खोलिए, चलिए R1 से भी आपको खोल के दिखा देते हैं। R1 से खोलिएगा प्लस माइनस प्लस, अगर 0 लीजिएगा तो ये बंद तो क्या आएगा 0 0 5 7, फिर -1 लेंगे, 0 देखिएगा अभी बर्बाद कर देगा, -1 लेंगे तो -2 4 5 7, फिर +2 लेंगे तो +2 लेंगे -2 -4 0 0। तो ये तो 0 को खोलना ही नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 सबको 0 कर देता है, -1 इसको खोलिए तो कितना हो जाएगा -40, -2 को 7 से करेंगे और 5 होकर 20, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 0 -0, और यहाँ से आंसर सीधा आ जाएगा -1 -0 खत्म हो गया, और ये 0 में से 0 गया 0, तो आंसर आ जाएगा +2। अब कुछ बच्चा कहेगा सर आप क्या बताना चाह रहे हैं, तो हम पता है क्या करते हैं, हम कॉलम 2 के अबाउट खोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये R1 के अबाउट जो खोला है तुम लोग, ये बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि R1 में एक ही 0 है। अगर तुम कॉलम 2 को देखता है तो कॉलम 2 में तुमको कितना 0 अवेलेबल है, 2 0। तो जिस रो या जिस कॉलम में जितना ज्यादा 0 अवेलेबल है उधर से खोलना है। अब बोलेगा साइन कन्वेंशन से कैसे लेना है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, याद रखना यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, जिधर घूमना है उधर घूम जाओ, इधर घूम गए प्लस माइनस। अब यहाँ पे -1 लिए, तो जब -1 लिए तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, यहां से आ गया -2 4 5 7। आएगा बच्चों की नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये -1 यहां से खोल रहे हैं कॉलम 2 से, तो ये बंद -2 5 4 7, फिर 2 0 है। अब नहीं करेंगे कुछ, सीधा +0 -0, क्योंकि 0 सबको मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, उसको खोलना नहीं। इसीलिए हम लोग को बोल रहे हैं जिस रो या जिस कॉलम में जितना ज्यादा 0 उधर से खोलना। और कन्वेंशन लिख लो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और यहां से बच्चों देखना सॉल्व करेंगे -14 7 -14 और -20 -34, तो कितना हो जाएगा, आगे माइनस लगा हुआ है +34, तो खटाक आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है आंसर लगाया जाए, डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट का आंसर वही आएगा। तो जिस रो में या जिस कॉलम में जितना ज्यादा 0 हो उधर से खोलना है। अब शायद तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग 0 बनाने के पीछे क्यों भाग रहे हैं, जितना ज्यादा 0 होगा उतना फायदा होगा। अब जैसे एक बकवास टाइप का क्वेश्चन दे देते हैं, ऑल एलिमेंट 0 दे देते हैं। अब देखो इधर से तुम खोलेगा प्लस माइनस प्लस, तो अगर ऑल एलिमेंट 0 हो तो उसका आंसर सीधा 0 बोलना। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी डिटर्मिनेंट, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम ऑफ एनी डिटर्मिनेंट 0, कोई भी रो या कोई भी कॉलम का अगर सब एलिमेंट 0 हो तो उसको हम लोग खटाक आंसर ही क्या बोल देंगे, 0। बहुत आसान तरीके से। हाँ, और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चंस में 1 या कुछ अवेलेबल हो तो सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है तो आप क्या कीजिए, 0 बनाने का कोशिश कीजिए। और 0 बनाना बहुत आसान है, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब कुछ बच्चा कहेगा सर 1 नहीं रहा तो क्या करेंगे, 1 नहीं रहा तो फिर दूसरा करेंगे। अगर 1 अवेलेबल है तब तो 0 बना ही देंगे घटा के। अगर 1 अवेलेबल नहीं है तो सर क्या करेंगे, तो 1 बनाने का कोशिश करेंगे या 0 बनाने की कोशिश करेंगे, वो आपका प्रॉब्लम है, कैसे करके क्या सोचना है। तो हम लोग 0 ही बनाने का हमेशा कोशिश करेंगे। अब फिर से हम प्रूफ दैट ही देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि प्रूफ दैट से ही क्लियर होगा। प्रूफ दैट जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए x + 4 आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 2x x + 4 2x x + 4 इज इक्वल टू 5x + 4 प्रूव करना है, 4 - x का होल स्क्वायर एनसीईआरटी का क्वेश्चन बोल रहा है x + 4। अगर ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन घूमे जा रहा है, x + 4 x + 4 x + 4 हर जगह डायगोनल में x + 4 है, और बाकी बाद हर जगह क्या है 2x 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 2x। अब बोल रहा है कि आरएचएस में जो प्रूव करने बोल रहा है, आरएचएस में बोल रहा है 5x + 4। मतलब ऐसा क्या करे, तो कहीं पे भी 1 नहीं दिख रहा है, हम लोग सर घटा के 0 बनाएंगे। तो एक टेक्निक मेरे तरफ सीखिए, अगर 1 दिख जाए क्वेश्चन में घटा के 0 बना दीजिए। अगर कुछ नहीं दिखा तो आपके दिमाग मानना चाहिए कि जोड़ते हैं, एक बार जोड़ो। देखो 2x 4x 1 5x, 2x 3x 5x, 2x 3 2 5x। मतलब क्या करो, R1 में अगर आंख बंद करके बाद आज के बाद सीख जाओ, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो क्या करो, या तो पूरा रो को जोड़ दो या पूरा कॉलम को। तो नीचे से भी जोड़ने से 2x 4x 5x, 2x 3x 5x 10, इधर से भी देखो 2x 4x 5x सब जगह से 5x पूरा हो रहा है। तो हम लोग नीचे से जोड़ रहे हैं R1 R2 R3 को। यहां से बच्चों हो जाएगा 5x + 4, यहां भी हो जाएगा 5x + 4, यहां भी हो जाएगा 5x + 4, और इधर कुछ नहीं कर रहे हैं, इधर रहने दो। इधर एक ही बार सबको जोड़ दिए, देखो काम खत्म हो गया। और आरएचएस से भी हम लोग चोरी किए कि यहाँ पे 5x + 4 लाने बोला, मतलब जोड़ने से कुछ हो सकता है, जोड़ दिए, या तो नीचे से जोड़ो या उधर से जोड़ो।
अब सब जगह से क्या करो, R1 में से 5x प्लस 4 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4 अवेलेबल। अब यहां से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 बचेगा। मतलब थोड़ा देर पहले तुमको 1 1 नहीं दिख रहा था, लेकिन अब तुमको शायद 1 1 दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा? क्योंकि हम लोग क्या किए, सबको ऐड किए, एक काम भी मेरा बन गया, 5x प्लस 4 मिल गया, और जब वहां से 5x प्लस 4 कॉमन लिए तो 1 1 1 बन गया। और अब क्या करो, वही वाला बुद्धि लगा दो, कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा दो और कॉलम 2 में कॉलम 3। और एक तो क्या होता है कि मैट्रिक्स में कभी रो का भी ऑपरेशन कर सकता है, कभी कॉलम का भी। रो और कॉलम दोनों साथ ही साथ चलता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन रो का ऑपरेशन रो के साथ करो, रो का रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ। तो कोई झोल झाल नहीं होना, ये नहीं कि रो के साथ कॉलम घुसा दिए। और दोनों ऑपरेशन साथ साथ चलता है, रो कॉलम चलता है। एक बार रो किया, अगला बार कॉलम कर दिए। 1 में से 1 गया 0, क्योंकि जैसे 1 दिखा हम लोग घटा के 0 बनाएंगे। फिर 2x में से x गया तो प्लस x हो जाएगा, 2x में से x गया और यहां माइनस। फिर 2x में से 2x गया 0, और फिर यहां 1 में से 1 गया 0, 2x में से तो 4 माइनस x हो जाएगा। 2x में से अगर घटाओगे तो x में से 2x जाएगा, माइनस x बचेगा, यहां 4x माइनस 4। अब देखो 2 ठो 0 बन गया। क्वेश्चन देखो कितना जल्दी 2 नंबर का टाइप का क्वेश्चन, एक बार जेई वाला पिछला सा रिपीट कर दिया था, इतना आसान क्वेश्चन से रिपीट कर देता है। अब यहां से देखो 2 0 जैसे बन गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। खोल दो आराम से, प्लस माइनस प्लस। अब यहां से 5x प्लस 4 हो जाएगा बच्चों, और यहां से 0 माइनस 0 प्लस 1। अब ये बंद, ये बंद, तो बचेगा क्या, x माइनस 4, 4 माइनस एक्स, यहाँ पे x माइनस 4, 0 x माइनस 4। अब इसको खोलना है। अगर इसको बेटा खोलना है तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 0, और यहां से बच्चों हो जाएगा 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चा कहेगा सर आपका प्रूव करने जो दिया है 4 माइनस एक्स, बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो या b माइनस ए का होल स्क्वायर बोलो, बात बराबर है, क्योंकि स्क्वायर पावर है। यहां से माइनस घींच भी लोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। यही टाइप का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में एक और दिया है, जैसे इसमें ऐड करके दिमाग लगा दिए। आपका क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर लिख के दे देते हैं। प्रूव करने क्या बोला है, आई थिंक y प्लस के दिया हुआ है, आई थिंक यही दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है y डायगोनल में, और प्रूव करने शायद बोल रहा है के स्क्वायर बोल रहा है, यहाँ पे के स्क्वायर y प्लस के। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। कि बोला है y प्लस के डायगोनल में दिया हुआ। देखो वहां पे क्या प्रूव करने बोला, थोड़ा सा और क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3y प्लस के, जबकि क्वेश्चन में y प्लस के दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है। अगर 1 1 रहता है तो जैसे एक पहले क्वेश्चन पिछला बोर्ड में लिखे थे, अगर 1 1 1 1 था घटा के 0 बनाए थे। इस बार जो आपका y प्लस के अगर कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार जोड़ दीजिए, जोड़िएगा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो LHS में क्या करो, वही नीचे से जोड़ दो, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ दो, या तो कॉलम वाइज भी जोड़ सकता है, ये रो वाइज नीचे होता है, ये R1 है, R2 है, R3 है। जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो y कितना हो जाएगा 3y प्लस के, और यहाँ क्या हो जाएगा 3y प्लस के, यहाँ कितना हो जाएगा 3y प्लस के, y प्लस के, y प्लस के, और बेटा वहां से 3y प्लस के क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 1y प्लस के, y 3y प्लस के, y प्लस के, और यहां से देखो, यहां से तो 3y प्लस के कॉमन आ गया। तो जैसे कुछ नहीं समझ में आया ऐड कर दिए और कॉमन ले लिए। एक टेक्निक है सीधा, अगर 1 1 नहीं दिखा तुम ऐड करो, कॉमन लो, 1 बन गया। अब फिर से वही नौटंकी, कॉलम 1 में से किसको घटा दो, कॉलम 2 को, और कॉलम 2 में से किसको हटा दो, कॉलम 3 को। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y प्लस के, और 1 में से 1 गया 0, y में से y प्लस के गया माइनस के होगा बेटा। क्यों? क्योंकि y में से इसको घटाओगे तो y में से y गया 0, लेकिन प्लस के माइनस हो जाएगा। y में से y गया 0, और 1 में से 1 गया 0, y में से गया के, और यहाँ गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस के, 1y प्लस के। किसी को देखो समझ में आना है, हम क्या करने गए थे कि 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, तो यहाँ 0 बनाने गए थे, एक 0 हमको एक्स्ट्रा बन गया। वही काम यहाँ हुआ था, हम 1 में से 1 घटाए, यहाँ 0, हम सोचे 2 0 बन जाएगा, फायदा हो जाएगा, पता चला कि एक 0 यहाँ ही बन गया। अब कुछ बच्चा के दिमाग में आ रहा होगा सर उल्टा कुछ कर सकता है। हाँ कर सकता है, इधरों से कोई बच्चा खेल सकता था, इधर से भी अगर मन है किसी को खोलने का तो वो बच्चा ओपन कर सकता था, कोई बड़ा बात, कोई टेंशन वाला बात नहीं था। और आराम से देखो ये सब क्वेश्चन देखो कितना जल्दी उड़ रहा है, घबराने का कोई जरूरत नहीं है, आसानी से। अब इसको खोलना है, खोल दो, प्लस माइनस प्लस। अब बोलेगा सर इधर से या इधरों से खोल सकते, इधरों से खोल दो, इधरों से 2 0 अवेलेबल है, इधरों से 2 0, रो के और ज्यादा आसान होता है, बच्चा सबको कंफर्टेबल लगता है। तो 3y प्लस के, और 2 तो 0 बन गया, 0 माइनस 0, यहाँ पे 1, ये बंद माइनस के जल्दी से मल्टीप्लाई करना है,
कर दो के जीरो माइनस के मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा के स्क्वायर, उस के स्क्वायर को आगे छाप दो, आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन में सीधा हम टेक्निक बताते हैं, अगर 1 1 दिख गया तो क्या करो तुम लोग जीरो बनाने का कोशिश करो, अगर नहीं दिखा तो एक बार दिमाग में होना चाहिए सर एक बार ऐड कर देते हैं, सर बताए थे कि कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो एक बार ऐड करेंगे, और जैसे ऐड करोगे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं, टेंशन लेना ही नहीं है, और खटाक जो है जीरो हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन तब तक आप लोग दिमाग लगाइए, a माइनस बी, ये भी साइकिल है, b माइनस सी, सी माइनस ए, b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस सी बराबर जीरो प्रूव करने बोला। तो कुछ बच्चा को दिख गया होगा सर ये साइकिल जो है किसका है, माइनस का साइकिल, और माइनस का साइकिल को जब जोड़ेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर अगर प्लस का साइकिल रहता a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो जोड़ते तो डबल हो जाता, अगर ऐड करते तो क्या हो जाता, डबल हो जाता। लेकिन माइनस का साइकिल है तो जैसे जोड़ेंगे माइनस का साइकिल को तो एक दूसरे को काट के क्या कर देगा, जीरो, और जैसे जीरो होगा तो क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को बच्चा लोग सोचेगा सर इसको एक्सपांड कर देते हैं, खोल देते हैं, नहीं एक्सपांशन के बारे में तो सोचना ही नहीं है। क्या करो, R1 में R2 और R3 को जोड़ दो और R1 को चेंज कर दो, यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, LHS को अगर तुम करोगे तो यहां देखो जब जोड़ोगे B और B कटेगा, C और C कटेगा, A और A कटेगा, यहां भी जीरो। इसी तरह से देखो B कटेगा, C कटेगा, A कटेगा, वहां नहीं लिखना यहां लिखना जीरो। और अभी बोले थे कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम का अगर ऑल एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सीधा देखो, खोलो इसको, ये लो प्लस माइनस प्लस, तो जीरो जीरो जब सब जगह लेगा तो सब जगह जीरो ना हो जाएगा रे, और डिटर्मिनेंट जीरो तो सबको जीरो कर देता, जीरो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का अगर हम लोगों को क्वेश्चन रहेगा तो दिमाग जाके बच्चों एक बहुत अच्छा चीज डिस्कशन कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टीज टाइप का ये डिस्कशन नोट करके बच्चों उसको याद रखना, बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ, इफ या इसे सीधा याद रखो, इफ एनी मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाई, या इज जो लिखना है या मैट्रिसेस लिखना उतना अंग्रेजी पीछे नहीं भागना, इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट। जब भी मल्टीप्लाई करना है नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, कुछ बकवास से मल्टीप्लाई नहीं करना, नॉन जीरो कांस्टेंट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन इफ एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट लैम्डा, देन ऑल एलिमेंट्स, पढ़ा था पहले तुम लोग, ऑल एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कि मतलब कोई भी मैट्रिक्स को अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंड एवरी, मतलब ऑल एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। अब देखो क्या करते हैं, ये कोई तुम्हारा ए है, मान लो थोड़ा देर के लिए A11 A12 डैश डैश डैश, हम एन ऑर्डर का लेके चलते हैं। फिर अगला है A21 A22 डैश 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 A21 डैश 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 डैश, और यहाँ पे है AN1 A1 N2 ANN, एन ऑर्डर का। अगर तुम लेमडा से मल्टीप्लाई करेगा तो ईच एंड एवरी एलिमेंट लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाता है। करो लेमडा से मल्टीप्लाई, लेमडा A1, लेमडा थोड़ा नजदीके लिखो, इतना दूरी नहीं लिखना, लेमडा A12 डैश 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 लेमडा A1n, ठीक लिख दिए बच्चों। फिर यहाँ पे लेमडा A21 लेमडा A22 डैश 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 लेमडा A2n डैश 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 लेमडा AN1 लेमडा A डैश 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 नहीं जा रहा, और डैश 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 लेमडा AN। अब देखो क्या करते हैं, लेमडा से अगर किसी भी चीज को जैसे पढ़ा था मैट्रिक्स में, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। अब दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट लगाते हैं, लगा दो डिटर्मिनेंट, और इधर भी मैट्रिक्स हट के अब डिटर्मिनेंट लग जाएगा, लेमडा A1 लेमडा A12 डैश 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 लेमडा A1n। फिर यहां हो जाएगा लेमडा A21 लेमडा A22 लेमडा A2n, और डैश 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 यहां हो जाएगा लेमडा AN1 लेमडा डैश 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 लेमडा AN2 डैश 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 लेमडा AN। अब अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किए ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन जब डिटर्मिनेंट का बात आता है तो एक लेमडा यहां से कॉमन आएगा, एक लेमडा यहां से, एक लेमडा, कितना लेमडा कॉमन आएगा, n लेमडा कॉमन आएगा। और कोई बच्चा बोलेगा इधर से आ सकता है लेमडा, इधर से आएगा लेमडा लेमडा लेमडा, तो टोटल लेमडा जो कॉमन आएगा, लेमडा ए का डिटर्मिनेंट थोड़ा जल्दी से लिखते हैं, लेमडा की पावर n। अब लेमडा की पावर जब n कॉमन लोगे तो कौन बच जाएगा, लेमडा यहां से भी खींच लिया, मतलब R1 को भी हम लोग किससे भागा दे दिए, लेमडा से, R2 को भी किससे भागा दे दिए, लेमडा से, डैश 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 Rn को भी किससे भागा दे दिए, लेमडा। तो लेमडा 1 सबको, R1 को, R2 को, R3 को, सबको लेमडा से भागा कर दिए, तो लेमडा लेमडा लेमडा, कुछ बच्चा को लग रहा होगा 3 ही है, लेकिन ये n ऑर्डर का है, तो लेमडा लेमडा लेमडा, टोटल n लेमडा कॉमन आया, तो लेमडा की पावर है। और इधर आपका बच जाएगा क्या, A11 A12 डैश डैश डैश, इसी तरह से
और शायद आपको अगर पता होगा तो ये जो बचा है ये ए है, मतलब ए पे अगर तुम डिटर्मिनेंट लगाओगे तो इस आदमी का नाम हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए। इसको याद रखना कि आज के बाद अगर ये कोई मैट्रिक्स के अंदर लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया और ये लेमडा ए का डिटर्मिनेंट है, तो अगर एन ऑर्डर का है तो एन ऑर्डर मतलब ये एन जो है तुम्हारा क्या है, ऑर्डर है, तो एन जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो टोटल कितना लेमडा कॉमन आएगा, एन लेमडा। अगर 3/3 का रहेगा तो 3 लेमडा कॉमन आएगा, 4/4 का रहेगा 4 लेमडा कॉमन आएगा। अब जो सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाए थे समझ में आ जाएगा। इफ ए जो है तुम्हारा 2/2 दिया हुआ है तो एंड दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मानो 4 दिया हुआ है, 2/2 का कोई मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4 दिया हुआ है, और तुमको बोलेगा देन बताओ 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। इसको सॉल्व नहीं करना है, कितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कितना 3 कॉमन आएगा, 2 ठो, और डिटर्मिनेंट 3 3 9 4 कितना हो जाएगा 36। और शायद अब तुमको समझ में आ जाएगा पहला चैप्टर में जो प्रूव्ड करने बोल रहा था कि a अगर 2/2 है तो बताओ 2a का डिटर्मिनेंट 4a के बराबर प्रूव करने बोल रहा था। अगर 2 ऑर्डर का है तो कितना 2 कॉमन आएगा, 2 ठो 2 आएगा तो ये 4 है, और यही आपको प्रूव करने बोल रहा था। और एक पहला एक्सरसाइज में है 3/3 का, और 3/3 का है उसमें 3 से बोला है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने। तो अगर ये 3 अंदर है मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो टोटल की 3 कितना कॉमन आएगा, 3 ठो 3 कॉमन आएगा, 3 3 9 27 a का डिटर्मिनेंट। तो याद रखना है बच्चों कि अगर कोई भी मैट्रिक्स को लेमडा से मल्टीप्लाई तुम अंदर किया है और उस पर डिटर्मिनेंट लगा दिया है तो डेल्टा पे पावर n हो जाएगा। अगर सबको मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई किया है तो मैट्रिक्स हो गया, और मैट्रिक्स का मतलब कोई भी आदमी नहीं बचता है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, और जब टोटल एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया तो लेमडा जब कॉमन आने का बात होगा तो लेमडा की पावर n हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लेमडा अंदर है मतलब ए जो है तुम्हारा मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स है अगर ए तुम्हारा तो बेटा यहां से हो जाएगा कि सब का सब मल्टीप्लाई हो गया, और सब का सब जब मल्टीप्लाई हो गया जब कॉमन लेने का बात आएगा तो कितना लेमडा कॉमन आएगा, एन लेमडा कॉमन आएगा। 2/2 का है तो 2 पे पावर 2, 3/3 का है कितना 3 कॉमन आएगा, 3 पे पावर 3, वो देखना पड़ेगा आपको दिमाग लगा के। अब यहां से अगला चीज आता है एरिया, या एरिया काहे पढ़िएगा, सीधा पढ़िए एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट कहां होता है। तो वही मतलब एरिया निकालने में होता है, सबसे पहले जब भी यूज करना है तो एरिया निकालने के लिए उसी में पढ़ेंगे कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएगा मतलब उसका एरिया क्या हो जाएगा 0, सीधा सबको एक ही से लपेट देंगे। मतलब कोई ट्रायंगल है आपका और कोई ट्रायंगल है, पहला वर्टेक्स ABC दिया हुआ है और सब वर्टेक्स आपको दिया हुआ है x1 y1, और दूसरा दिया हुआ है x2 y2, और तीसरा दिया हुआ है x3 y3। और यहां से एरिया का फॉर्मूला हो जाता है हाफ डिटर्मिनेंट, बड़ा आसान है, इसको छाप दीजिए x1 y1, फिर अगला x2 y2, फिर अगला x3 y3, 1 1 1, और डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। और दोनों साइड ये मोड है, इसमें कुछ बच्चा कंफ्यूज रहता है, ये बड़ा वाला जो लिखे हैं ये डिटर्मिनेंट लिखे हैं, और ये छोटा वाला जो है ये मोड है। मोड इसीलिए लगा है मॉडुलस, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो एरिया नेगेटिव नहीं होगा, मोड लगा दिए। डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर जब तीनों वर्टेक्स दिया हुआ था तो हम लोग ऐसा भी तो कर सकते थे, साइड निकाल लेते ABBCC, हीरोज फॉर्मूला लगा, हीरोज फॉर्मूला लगाने में बहुत टाइम लगेगा। और 12th में हम लोग को जब भी काम करना है बिना बोले हम लोग को 12th में क्या करना है, डिटर्मिनेंट मेथड से ही बनाना, और बहुत आसान मेथड है। कुछ बच्चा को लगता होगा सर हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हीरोज फॉर्मूला हटा साइड निकाल लेते थे, तो वहां का साइड तुम्हारा बहुत आसान होता था, वो लेंथ जो साइड होता था 2 3 4 कोई बढ़िया डेटा दिया रहता था, इंटीजर टाइप का बन जाता था। लेकिन अगर लोचा वाला आ जाए तो हीरोज फॉर्मूला लगाने में भी तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा। तो एरिया का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हाफ दिए और x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 हाफ और मोड लगा दिए, ये डिटर्मिनेंट है बाहर मोड। अब देखो कितना बढ़िया से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेज। पहला क्वेश्चन मानो दे दिए 7 4, फिर अगला दे दिए 4 5, अगला दे दिए 3 -40। ये ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दिया हुआ, एरिया निकालने बोल रहा है तो सीधा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ डिटर्मिनेंट, छाप दो सबको कोऑर्डिनेट, 7 4 4 5 3 -4 1 1 1, और मोड लगा दो क्योंकि निगेटिव आ गया तो लफड़ा हो जाएगा, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता। तो कुछ बच्चा क्या बोलता है सर इसको खोल दीजिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, हम बोलते हैं नहीं खोलेंगे, हम जब तक प्रॉपर्टीज नहीं लगाएंगे, जैसे हमको 1 1 दिख जाएगा हम जब तक प्रॉपर्टीज नहीं लगाएंगे नहीं ओपन करेंगे फंस जाओगे गियर में। तो खोलना आसान है, डेटा दिया हो लेकिन नहीं खोलेंगे। ये 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, मतलब R1 में से क्या करते हैं R2 को घटा देते हैं और R2 में से R3 घटा देते हैं। हमको 2 0 चाहिए, कैसो करके 0 बनाने की कोशिश करें, अगर 0 बन जाता है तो क्वेश्चन के आंसर में गड़बड़ी होने का चांस खत्म हो जाता है। अब देखो यहां से तुरंत एरिया कितना आसान तरीके से आएगा, हाफ 7 में से 4 गया 3,
4 में से 5 गया -1, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 5 गया -1 में से गया 0, फिर 4 में से 3 गया 1, 5 में से -4 गया तो 9 हो जाएगा, और 1 में से 1 गया तो यहाँ 0 हो जाएगा, और इधर लिख दो जो दिया हुआ है 3 -4 1, और मोड लगा दो क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। कुछ बच्चा कहेगा सर आप समय वेस्ट कर रहे हैं, खोल रहे हैं, हम तो बेटा नहीं खोलेंगे, हम जितना ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करेंगे मेरा गलती होने का चांस खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, हम इधर से खोलेंगे क्योंकि जिधर जितना ज्यादा जीरो है उधर से खोलना है। अब देखो इससे फायदा क्या हो जाएगा, मोड लगा दो हाफ, 2 तो जीरो हो गया, प्लस और माइनस, प्लस माइनस कर दी, और प्लस लास्ट में 1, ये बंद, ये बंद हो जाएगा, ये बंद, तो 3 - 1 1 9। कुछ बच्चा के दिमाग में कंफ्यूजन आ गया होगा और बाहर मोड लगाना है, सर ये माइनस प्लस नहीं, ये कन्वेंशन है, वो जब डिटरमिनेंट खोलते तब यूज करते, बाकी बात इधर से खोले, इधर का कन्वेंशन लेना, प्लस माइनस प्लस, और ये 1 ये बंद, ये ले लिए। और यहां से बच्चों ये मोड को नहीं भूलना क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहां से 2 तो जीरो हो गया, देखो कितना आसान है, ये 1 को रहने देते हैं, 1 तो 1 ही रहेगा, 3 को 9 से करेगा 9 27, और माइनस, और ये 1 को करेगा -1, बड़ा आसानी हो गया है, 27 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 28/2, और इस बार मोड वैसे लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव है। अगर निगेटिव आता तो मोड उसको क्या कर देता पॉजिटिव। तो बड़ा आसान है कि एरिया जब भी निकालने बोलेगा 1-2 ट्राई आप भी कर लीजिएगा लिख के, और कोशिश करिए यही 1 में से 1 घटा के 1 में से 1 घटा के 0 बनाने का, जितना ज्यादा 0 होगा उतना ज्यादा क्वेश्चन बनाने में फायदा होगा। अब इसी में एक दूसरा टॉपिक आता है, ये तो एरिया निकालने सीखे, अगला टॉपिक आता है कोलिनियर प्रूव करने बोला। अगर कोलिनियर प्रूव करने बोला तो आप लोगों को शायद भली भांति से आता है कि अगर कोलिनियर है तो एरिया उसका 0 है, दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। अगर एरिया निकालना है तो क्या एरिया निकालने का फॉर्मूला है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन, कोलिनियर का मतलब क्या होता है एक ही लाइन में, और एक ही लाइन का मतलब होता है कि एरिया उसका सीधा 0 कर दीजिएगा। अगर कोई भी मतलब बेंच पे ट्रायंगल बनेगा तब ना, आप तीनों बच्चा एक ही बेंच पे बैठ गए तो सीधा स्ट्रेट लाइन हो गया, मान के चलिए ये मार्कर पे 3 पॉइंट दे, स्ट्रेट लाइन, तो एरिया कभी नहीं होगा, 2 पॉइंट यहां होना चाहिए, 1 पॉइंट कहीं और, तो ना ट्रायंगल बनेगा। अगर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया 0 हो जाए, ट्रायंगल नहीं बनेगा एरिया 0 होगा। तो सेकेंड पॉइंट में होता है इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, हम कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, वही x1 यही जो दिए थे, क्या सर ABC, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है x1 y1, फिर यहाँ पे है आपका x2 y2, फिर यहाँ x3 y3, तो तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो हम उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, सीधा आज के बाद दिमाग लगाइएगा एरिया 0 आना है। अगर एरिया 0 आ गया तो वो कोलिनियर होगा, और एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए हाफ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1 और मोड और बराबर 0। ये हाफ उधर गया खत्म, क्योंकि हाफ तो 0 नहीं होगा, 0 किसको होना पड़ेगा। तो अगर इसको याद रखना, इसी को याद रखिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये 1 1, मतलब ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, मतलब तीनों पॉइंट क्या होगा बच्चों एक ही लाइन में होगा। फिर अगला बात आता है इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना। इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग 11th क्लास में क्या करते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए पहले स्लोप निकालते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखना है 3rd नंबर में। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट दे दिए हैं आपको x1 y1 और दूसरा पॉइंट दे दिए हैं x2 y2। 2 पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट x1 y1 दूसरा पॉइंट x2 y2। एक लाइन के इक्वेशन लिखना। तो बच्चों तुम ही लोग बताओ, एक पॉइंट तुमको दिया हुआ है x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 और तीसरा पॉइंट एक मान लो p, क्यों? क्योंकि एक जनरल पॉइंट भी तो लाइन में देखा होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक जनरल पॉइंट बच्चों हम लोग मान लिए एक्स वाई, और अगर तीनों लाइन का इक्वेशन लिखना है तो मतलब एरिया इस बार भी 0 करना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर मतलब एरिया 0। और यहां से जब एरिया 0 करेगा हाफ करके वही कंसेप्ट लगाएंगे, हाफ x1 y1 x2 y2। लेकिन इस बार तीसरा पॉइंट हम लोग माने हैं, क्या माने हैं? x, y। और बोलेगा सर x3 y3 क्यों नहीं माने हैं? तो x3 y3 हम लोग नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एक जनरल पॉइंट मानना पड़ेगा जो कि लाइन को सेटिस्फाई करेगा, x, y और 0 कर देंगे। अब यहीं से देखो बच्चों एक क्वेश्चन जो आपका एरिया का आता है, पहले तो कोलिनियर वाला क्वेश्चन करा देते हैं। प्रूव दैट a, b प्लस सी, b, c प्लस a, c, a प्लस b आर कोलिनियर। बोल रहा है कि ये पॉइंट जो है प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट प्रूव करने बोला कोलिनियर। हम लोग को कुछ पता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों पॉइंट जो है लिख देते हैं, मानिए कोलिनियर है, तो हम लोग एरिया निकालने का कोशिश करते हैं। एरिया मतलब हाफ, और यहां पे रखिए a b प्लस सी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, फिर b c प्लस a, फिर c a प्लस b और 1 1 1, और यहाँ पे डिटरमिनेंट लगा दीजिए।
अब बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, कुछ बच्चा कहेगा फिर वही बुद्धि लगाने लगता है, खोल दीजिए। रे बेटा खोलने के बारे में तो सोचो भी मत, डिटरमिनेंट फंस जाओगे अगर खोलने का कोशिश करोगे। डिटरमिनेंट को कभी नहीं खोला जाता है, तो दिमाग लगाना। कुछ बच्चा कहेगा सर तब जीरो बना दीजिए। हाँ वो कर सकता है, 1 में से 1 घटाओ जीरो बना दो। अगर तुम लोग को लगता है कि सर आप ही तो बताए हैं कि अगर 1 दिख जाए तो घटा के आप जीरो बना दीजिए। नहीं तो दूसरा दिमाग हमको और काम कुछ कर रहा है कि ए में उसको जोड़ देते हैं। दो दिमाग काम कर रहा है। पहला दिमाग आपको मेथड फर्स्ट लग रहा है कि सर आप ही बताए कि ये इसमें जिसको घटाइए। चलिए आप ही लोग का बात कर देते हैं। R1 में से R2 घटा दीजिए और R2 में से R3 घटा दीजिए। घटा दीजिए अगर घटाना है तो एरिया बराबर हाफ। तो ए में से बी जाएगा, यहां घटाओगे तो सी और सी कट जाएगा, यहां बचेगा बी माइनस ए। 1 में से 1 गया जीरो। यहां जब घटाओगे बी माइनस सी, यहां घटाओगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा। देख रहा है ना, घटाओगे तो ए और ए कैंसिल, यहां हो जाएगा सी माइनस बी, यहां जीरो, और यहां सी, यहां ए प्लस बी, यहां 1। अभी भी इसको खोलने के पीछे मत भागना है। शायद यहां दिख रहा होगा, यहां ए माइनस बी है, यहां बी माइनस ए है। मतलब R1 को हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस बी से भागा देते हैं, और R2 को क्या करते हैं बच्चों, बी माइनस बी सी से भागा देते हैं। तो जब डिवाइड करोगे तो यहाँ ए माइनस बी कॉमन आएगा और बी माइनस सी कॉमन आएगा, क्योंकि हम ही बताया है कि अगर 1 दिख जाए तो हम लोग जीरो बनाएंगे। घटा दी, लेकिन जब ए माइनस बी से भगा दोगे तो यहाँ ए माइनस बी है प्लस 1, लेकिन यहाँ बी माइनस सी है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तब जाके बनेगा ए माइनस बी, और यहाँ पे जीरो। यहाँ उसी तरह से बी माइनस सी को से भागा दिए तो बी माइनस सी कॉमन लिए हैं। अगर बी माइनस सी कॉमन लेगा तो यहाँ 1, लेकिन यहाँ सी माइनस बी है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और अगला बच्चों कुछ नहीं करना, सी ए प्लस बी 1। अब जाके किसी को नहीं खोलना है, क्योंकि शायद दिख रहा होगा कि R1 जो है किसके बराबर है, R2 के बराबर। अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम, याद रखिएगा, इफ एनी 2 रो या एनी 2 कॉलम आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो R1 अगर R2 के बराबर है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा, और बराबर जीरो आ गया। अगर एरिया जीरो हो गया तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। और दूसरा तरीका मेथड सेकेंड क्या बोल रहे थे कि यहां पे हमको एबीसी दिख रहा था, यहां पे बी प्लस सी दिख रहा था। मन कर रहा था कि कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ दे। क्यों जोड़ दे, क्योंकि शायद आपको दिख रहा होगा कि जो चीज इधर है वो अगले वाले में मिसिंग पूरा कर रहा है। और यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। और देखिए यहां से अगर ध्यान से देखिएगा तो कॉलम 1 जो है कॉलम 3 का कितना गुना है, ए प्लस बी गुना। या कुछ बच्चा और करेगा कि सर ऐसा करिए, यहां से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए। जब ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लोगे तो 1 1 1 बनेगा, और 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर होता है आंसर जीरो होता है। यहां से बोल सकते हैं 3 पॉइंट कोलिनियर। और कुछ बच्चा कहेगा सर आपको दिमाग में ये भी तो बहुत अच्छा तरीका बताया, जीरो है, तो वो तरीका से आंसर आ गया। और 2 रो या 2 कॉलम बराबर है तो आंसर जीरो ही आएगा, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर किसी को दिक्कत होता है तो इसको ओपन कर सकता है, इसको ओपन करना है, करो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 2 ठो तो जीरो है, लास्ट में 1 ठो 1 है, तो ये बंद 1 माइनस 1 1 माइनस 1, और 1 को माइनस 1 से करेगा माइनस 1, फिर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस करके जीरो हो जाएगा। तो याद रखना है कि अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल तो आंसर जीरो होगा। अगर प्रोपोर्शनल में लफड़ा होता तो एक काम कर सकता था, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए। जब ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेगा तो 1 1 1 1 1 1, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो आंसर जीरो होगा। तो कोलिनियर प्रूफ करना है तो इसलिए नया बात नहीं सीखना, सीधा बात सर आप बोले थे कि एरिया निकालने का फॉर्मूला। और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उससे ट्रायंगल बनेगा नहीं, और अगर उससे ट्रायंगल नहीं बनेगा तो सर एरिया जीरो हो जाएगा। कुछ दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है सर, एरिया जीरो होगा तो एरिया जीरो कर दीजिए, काहे दिमाग लगाइएगा, बेफालतू दिमाग तो लगाना ही नहीं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, उसके लिए कितना अच्छा टेक्निक बता दिए कि एक क्वेश्चन उसको भी करा देते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 6 इज क्या होगा। सीधा हम बोले हैं कि यार इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, 11th क्लास यूज नहीं करना है, एक्स्ट्रा स्लोप निकाल लेंगे, पॉइंट दिया हुआ वो काम यहां नहीं करेगा। यहाँ पे पॉइंट दीजिए 1 2, यहाँ पे दीजिए 3 C। एक नया पॉइंट हम लोग जनरल पॉइंट मान लेते हैं x, 2 पॉइंट दिया रहेगा डेटा, एक जनरल पॉइंट लाइन में x और y चलता है, x और y मान लिए, और हम फिर से वही कंसेप्ट लगा देंगे। अगर कोलिनियर है तो एरिया जीरो होना पड़ेगा। क्यों जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होगा से ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो एरिया जीरो होना पड़ेगा। और एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, होता है 1 2 3 6 x y 1 1 1, और जीरो कर दीजिए, और ये हाफ तो चल गया उधर खत्म। अभी भी कुछ बच्चा बोलेगा सर हमको मन कर रहा है डायरेक्ट ओपन करना, नहीं बेटा हम तो ओपन करने का कभी सजेशन नहीं देंगे। 1 में से R1 में से क्या करो, ये R1 में से R2 घटा दो, जीरो बनाने का कोशिश करो। हम तो हमेशा बोलेंगे जितना ज्यादा जीरो रहेगा उतना ज्यादा फायदा होगा।
तो यहाँ से हाफ तो खत्म कर देते हैं, हाफ को नहीं ढोएंगे। 1 में से 3 गया -2, 2 में से गया -4 और यहाँ 1 में से 1 गया 0। देखो 2 0, 3 - x 6 - y, यहाँ पे 0, यहाँ x y 1। अब देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और इधर से खोल दो और बराबर एरिया 0 करो। क्यों एरिया 0 किए? क्योंकि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होता तो उससे कभी ट्रायंगल नहीं बनता, उसका एरिया 0 होता है। और 2 ठो तो 0 हो गया, +1 ये बंद नहीं, ये बंद, ये बंद, आमने सामने बंद हो जाता है। तो बचा क्या? -2 -4, 3 - x 6 - y बराबर 0। अब बोलेगा सर आप 0 बना के क्या फायदा होता है? आपको 0 बनाने से बेटा क्या फायदा होता है? कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अगर तुम 0 नहीं बनाता तो 3 बार खोलना पड़ता। अगर हम 0 बना लिए तो एक ही बार खोलना पड़ा। और अगर ज्यादा खोलोगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है। कैलकुलेशन करने का कोई टेंशन ही नहीं है। अब आराम से देखो, कोई गलती नहीं होगा। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है कर दो। यहाँ -2 किससे करो? डायरेक्ट मल्टीप्लाई ये कर देते हैं। तो 1 तो 1 ही हो गया, -12 + 2y हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस, और -4 को -3 से करो -12, माइनस माइनस प्लस बराबर 0। -12 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2y माइनस हो जाएगा 4x 0। और सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर सकता है। दोनों जगह से 2 कॉमन ले लो तो y - 2x बराबर 0। 2 तो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, देयरफॉर y बराबर 2x। और यहाँ से आंसर आ जाएगा y बराबर 10। और कुछ बच्चा को टेक्निक्स क्वेश्चन सर सही है गलत है, x के जगह 1 रखो तो y बराबर 2 और x के जगह 3 रखो तो y बराबर 6। क्वेश्चन आसान था। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में और दिया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू या पासेस थ्रू, जो भी लिखना लिखो, उतना हमको समझ नहीं है। पासेस थ्रू 1,3 शायद दिया हुआ, 3,9 इसी तरह से कुछ दिया हुआ। हम लोग क्वेश्चन को तुरंत उड़ा देंगे या जो भी दिया हुआ है हम सीधा बोलेंगे y बराबर 3 है। लेकिन बनाना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 1 है यहाँ 3 है, 3 है 3 दिया 9। अब बनाने का तरीका क्या है कि सर 2 को पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, एक जनरल पॉइंट मान लीजिए ये 1 3 है, अगला 3 9 है, तो एक जनरल पॉइंट मान लीजिए x y और वही एरिया 0 कर दीजिए। हमारा कोई कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। एरिया मतलब हाफ हो गया आपको यहाँ 1 3 3 9 और x और y और यहाँ नहीं x और y तो यहाँ देना ही देना है। तीसरा पॉइंट 1 1 1 बराबर 0 और वही 0 बनाइए, डायरेक्ट खोल दी 0 तो आंसर वही आएगा y बराबर 3। क्योंकि हम दिमाग लगा दिए कि यहाँ देखो क्वेश्चन लिखे 1 2, 1 को 2 से गुना किए 2, 3 को 2 से किए 6, 1 को 3 3 दिया 9 तो y बराबर 3, y बराबर 2x। पक्का ये सही होगा, जाके बना लो बुक पे, कोई चैलेंज का बात नहीं है। क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। तो ये एरिया सीख गए। फिर हम लोग क्या निकालने सीख गए बेटा? डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट का तरीका सीख गए, कैसे एक्सपांड करना, वही डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग एरिया सीखे। फिर क्या सीखे? माइनर एंड कोफैक्टर सीखे, बहुत अच्छे तरीके से सीखे हैं। माइनर जो है विदाउट साइन आता है, लेकिन कोफैक्टर जो है किसके साथ आता है? साइन के साथ आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एडज्वाइंट के पास, क्योंकि एडज्वाइंट भी बहुत अच्छा है। और 2/2 का हम लोग एडज्वाइंट तो डायरेक्ट याद ही कर लेंगे। और एडज्वाइंट का डेफिनेशन बोलेंगे, लिखाएंगे नहीं, क्योंकि लिखाएंगे तो फिर तो बहुत लंबा लेक्चर बनते जाएगा। हम तो बोर्ड लेवल पूरा शॉर्ट में इसको रिवाइज करवा रहे हैं, जिससे तुम लोग को रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत बच्चा सब बोला सर रिवाइज में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला आता है एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले तो मैट्रिक्स जो होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए, तो क्लियर है। मैट्रिक्स मस्ट बी इन स्क्वायर ऑर्डर, इसीलिए इसको यहां पढ़ते हैं, वहां मैट्रिक्स में नहीं पढ़ते। अब इसका डेफिनेशन क्या है कि कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है a बराबर ए आई जे, ये दिया हुआ है। कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा a बराबर ए आई जे n/n ऑर्डर का, ऑर्डर स्क्वायर होना चाहिए। अगर आपको इसका एडज्वाइंट निकालना है, एडज्वाइंट ये ए डी जे ए एडज्वाइंट निकालना है, तो टोटली एलिमेंट को सी आई जे उसको कोफैक्टर। इसका डेफिनेशन सुनो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नॉट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिए। और ये नहीं कि कोफैक्टर से रिप्लेस करके छोड़ देंगे, कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे एंड देन ट्रांसपोज, मतलब दैट इज एडज्वाइंट। If all elements of any square matrix are replaced by their corresponding cofactors and then transpose, then resultant matrix is called adjoint of a matrix. अब हम लोग 2/2 का याद कर लेंगे। एग्जांपल 2/2 A B C D, इसका एडज्वाइंट होता है बच्चों, इसका एडज्वाइंट रट्टा मार लेंगे। मेन डायगोनल का आपस में चेंज करते हैं, इसको क्या करते हैं? इंटरचेंज। ये याद रखिएगा, इंटरचेंज करते हैं। मेन डायगोनल को क्या करते हैं? इंटरचेंज, मतलब ए के जगह डी या डी के जगह ए। और ये जो सेकेंडरी है प्लस है तो क्या लगा देता है मैंने, इसको पूरा याद रखना, बोर्ड एग्जाम में यही आता है, ये याद कर लेना है। ये समझिए एक तरह से आपका थ्योरी है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का एडज्वाइंट याद कर लीजिएगा, 3/3 का तो सबका कोफैक्टर निकाल के बनाना पड़ेगा। 2/2 आएगा बोर्ड में, याद रखना है। ए बी सी डी, मेन डायगोनल को इंटरचेंज करेंगे, ए के जगह डी, डी का, और सेकेंडरी में क्या करेंगे? खाली साइन चेंज करेंगे। मेन को चेंज करेंगे और इसमें क्या चेंज करेंगे? साइन चेंज करेंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस।
अब देखो एक एग्जांपल बहुत अच्छे समझ में आएगा। ए बराबर अगर आपको हम दे दिए 1 2 5 7, इसका एडजॉइंट निकालने बोल रहे हैं, तो सीधा क्या कीजिए, ये मेन को चेंज कीजिए, ये 7 यहां जाएगा, 1 यहां, मेन डायगोनल आपस में चेंज करेगा और सेकेंडरी में प्लस है तो माइनस लग जाएगा। अब कुछ बच्चा सोचेगा सर अगर माइनस रहेगा तब क्या करेंगे, -2 5 -4 5, ये दे दिया, 7 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जब एडजॉइंट निकालोगे तो मेन डायगोनल आपस में चेंज करेगा, मेन डायगोनल आपस में चेंज करेगा, तो ये मेन डायगोनल को आपस में चेंज करो तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ -2, ये दोनों आपस में चेंज करेगा, तो ये 7 वहां चले गया -2, और सेकेंडरी डायगोनल में क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। एडजॉइंट निकालने का बहुत बेस्ट तरीका है, तुरंत बन जाता है। कुछ एक प्रॉपर्टीज आपको याद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये कभी काल आपका आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। तो यहां से बच्चों क्या होगा, सबसे पहला प्रॉपर्टीज कि ए इंटू एडजॉइंट बोलो या एडजॉइंट इंटू ए बोलो, ए इंटू एडजॉइंट बोलो या एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करो, वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में प्रूव करने भी देगा, ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 प्रूव करने देता है कोई। ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करो, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर होता है। और प्रॉपर्टीज 2 में एक तो याद रखना है कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट पे पावर n-1 के बराबर होता है। व्हाट इज n? n जो होता है ऑर्डर, ये ऐसा कोई साल नहीं है जब बोर्ड में नहीं पूछा, इसमें 5 स्टार लगा दो कि ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट पे पावर क्या होता है, n-1। फिर कुछ बच्चा बोलेगा सर वहां तो एक चीज और पढ़ा है, तो वो अलग चीज है, लेमडा की पावर n जो होता है वो जब डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये अलग चीज है कि लेमडा से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई अंदर करते हैं डेल्टा, ये एडजॉइंट है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट पे पावर a-b। और एक अगर क्या पता कभी पूछ दे एडजॉइंट a इंटू बी अगर रहेगा, इसको सेपरेट करना है तो एडजॉइंट b आगे आ जाएगा और एडजॉइंट a बाद में। इसी तरह से अगर एडजॉइंट abc रहेगा तो एडजॉइंट c, फिर एडजॉइंट b, एडजॉइंट a, तो इंटरचेंज हो जाएगा। और ये याद रखिएगा कि एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट हो जाता है डिटर्मिनेंट पे पावर n-1। अगर उसमें और हमको बोलिएगा आगे ले जाने के लिए एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, उसमें और आगे हम लेके जाते हैं, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं बच्चों, वो ज्यादा हम लोग का इफेक्टिव है। लेकिन ये याद कर लीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट a इंटू आई के बराबर होता है, और एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट जो होता है डिटर्मिनेंट पे पावर n-1। और अगर एडजॉइंट निकालने बोलता है 2/2 का, तो मेन डायगोनल को आपस में चेंज करते हैं और सेकेंडरी को क्या करते हैं, प्लस है तो क्या लगा देते हैं बच्चों, माइनस लगा देते हैं सेकेंडरी में, और मेन को इंटरचेंज करते हैं, मतलब पोजीशन ही क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों किस टाइप का बोर्ड एग्जाम हर बार आता है। ये जो है तुमको 2/2 ऑर्डर का है, बोल देता है बताओ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, कुछ नहीं करना, डिटर्मिनेंट 2/2 का है तो 2 - 1 हो जाएगा, हो गया, यही आंसर आ गया। बोर्ड एग्जाम इस बार भी पूछा था। और इसी तरह से अब कभी ये भी होगा 3/3 दे दिया तो बोलेगा कि सर एडजॉइंट ए का अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डिटर्मिनेंट पे पावर 3 ऑर्डर का है तो 3 - 1 तो कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट के पावर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्या सर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन नहीं आ सकता? हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा स्टार में जा सकता है। क्या, एडजॉइंट ए का ऑर्डर भी दे देगा एंड बोल देगा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू मान के चलिए 4 है, ए का ऑर्डर दे दिया 3/3 का मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, देन तुमको बोल देगा कि बताओ अब जाके एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट पे पावर n-1, n इज ए ऑर्डर, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4 दिया हुआ है, 4 पे पावर 216, इसको बनाना नहीं है, ये सब क्वेश्चन तुरंत बना देंगे। बोलेगा कि ए का ऑर्डर 2/2 है एंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू मान के चलिए 3 दे दिया है, और बोलेगा कि देन बताओ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट पे पावर इस पर फंसना नहीं, 2 - 1 है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाले फंसाता है, वो लोग क्या करता है जान के 3/3 न देके 2/2 दे देता है। तो 2/2 है तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि n-1 होता है, तो जब n-1 होता है फॉर्मूला, तो n का काम इस बार ऑर्डर 2 ही कर रहा है, तो 2 - 1, और 2 में से 1 दिया तो वो 1 के बराबर ही हो जाएगा, और 1 के बराबर अगर हुआ तो वो डिटर्मिनेंट के ही बराबर हो जाएगा। कुछ बच्चा सोचेगा सर ये तो बवाल मच गया, ये क्या हो गया, अरे यार ये डिटर्मिनेंट के बराबर ही हो जाएगा, ये 3 आंसर ही रहेगा, वहां पे 3 ऑर्डर था तब 3 में से क्या 2, तो याद रखना ये भी आपका एग्जाम में आएगा। अब एक आता है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले वही एक चीज जो इनवर्स में उसमें डिस्कशन किए थे, ये तो याद ही रखना, ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए आई होता है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है, एडजॉइंट अगर है, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट पहले निकालिए फिर डिटर्मिनेंट से भगा दे दीजिए तो वो इनवर्स होगा। लेकिन एक चीज लिखना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा लफड़ा हो जाएगा।
यहीं से एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं कि अगर a बराबर आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 और इसका इनवर्स निकालने बोल रहा है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालो। तो जब तक डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा कोई चीज आगे नहीं बढ़ना। डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से 6 -2, ये 0 के बराबर नहीं आया तो लिखना कि देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब जाके डिटरमिनेंट जब निकाल लिया है, 0 नहीं आया, तो अब जाके एडजॉइंट निकालो। और एडजॉइंट का फॉर्मूला पढ़े थे, ये मेन डायगोनल आपस में चेंज करेगा, 4 के जगह 1, 1 के जगह 4, ये दोनों आपस में चेंज करेगा और यहां प्लस है तो माइनस लग जाएगा। अब जाके एडजॉइंट भी आ गया, तुमको डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर आप निकाले हैं तो कितना आ गया -2। और डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और आप लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं क्लास में, लाइव क्लास में, अगर नीचे जो है 0 हो गया तो एग्जिस्ट नहीं करता है, नीचे 0 तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि डिवाइड हो रहा है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए, तो वो तो बिल्कुल भी 0 नहीं होना चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब यहां से बच्चों ए इनवर्स का फॉर्मूला भी पढ़ा था, 1 बाय डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, और डिटरमिनेंट का वैल्यू -2 आया है। एडजॉइंट क्या किए, मेन डायगोनल को आपस में चेंज किए, यहां से 4, यहां से 1, यहां -2, यहां -3। अगर भागा देना है तो -2 से भागा दे दीजिए सबको। मैट्रिक्स है तो हर जगह भागा होगा, मैट्रिक्स में हर जगह भागा होता है। और -3 बाय -2, 1/-2 सॉल्व करोगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ -1/2 हो जाएगा। कहानी खत्म है ये। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, फाइंड इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू दे दिए जैसे 1 3 3 9, ये दे दिए। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो तुम लोग कभी भी इनवर्स नहीं निकालना। पहले क्वेश्चन में लिखना गिवन दैट, जो मैट्रिक्स दिया हो कभी भी इनवर्स नहीं निकालना, बेवकूफी वाला काम नहीं करना। यहां से डिटरमिनेंट जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 3 3 9, और यहां से इसको मेन डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, मेन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 9 से, 3 को 9 से, 3 या 9 0, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया। हम लोग बोलेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बिल्कुल ये सब गलती नहीं करना है कि अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया सीधा लिख दीजिए कि बेटा आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये अगर मैट्रिक्स में पढ़ाते हैं तो वहां पे हम पहले भी लाइव क्लास में बता दिए कि आइडेंटिकल है, देख रहा है 1 3 3 9 है, मल्टीपल में है, देयरफॉर लिख देना ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट 0 होना चाहिए। यहीं से एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, क्योंकि कभी कल बोर्ड वाले घुमा देता है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, और नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट 0 होना चाहिए। यहां से 2-3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो गया तो उस मैट्रिक्स का नाम हो जाता है बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उस मैट्रिक्स का नाम होता है नॉन सिंगुलर। और यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में, इफ ए इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 k और यहाँ पे 15 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। शायद इस टाइप का क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा हुआ है, आज यही सेम पूछा था, सेम टाइप का पूछा था सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बोलता है देन k इज इक्वल टू 1। कोई बच्चा फंस जाता है, याद रखिएगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए और नॉन सिंगुलर मतलब नॉट 0 होना चाहिए। तो आप आंख बंद करके क्या कीजिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 कर दीजिए और डिटरमिनेंट हो जाएगा 1 2, यहाँ पे था k और 15 मैट्रिक्स हट के डिटरमिनेंट लग गया, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 - 2k इज इक्वल टू 0 और 15 इज इक्वल टू 2k, और यहां से बेटा k का वैल्यू कितना आ जाएगा 15/2। मतलब आज के बाद सिंगुलर नॉन सिंगुलर टाइप का अगर जब भी आएगा टेंशन लेने का बात नहीं है। सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट 0, नॉन सिंगुलर तो यहां से आप बोलेगा सर आप बोल रहे हैं क्वेश्चंस बनेगा, क्या बनेगा क्वेश्चंस ये बनेगा बेटा कि बोलेगा बताओ कौन सा मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर का, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए अगर इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है। और एक लास्ट में वहां पर हम वैसे एक टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए थे, लेकिन तुम लोग को क्या पता नहीं है, मैट्रिक्स के लास्ट में हम करवा दिए थे कि जब कोई इक्वेशन दिया रहता है इनवर्स निकालने के लिए, दोनों साइड इनवर्स से मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं, तो वो फिर से कराने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो लेक्चर लंबा होते जाएगा। लेकिन एक चीज और कर सकते हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टीज अगर करना है तो प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, लेकिन इसी से पूरा बोर्ड कवर हो जाएगा, पूरा बोर्ड का लेवल कवर कर दिए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है कि अगर आप 2 बार इनवर्स कीजिएगा तो वो उसी के बराबर
हो जाएगा। और प्रॉपर्टी सेकेंड का मुद्दा आता है कि अगर ए बी का होल इनवर्स करेंगे तो वो इनवर्स क्या हो जाता है, सेपरेट होने से पलट जाता है। और अगर ए बी सी का इनवर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर ए बी सी डी का इस टाइप का बोर्ड में क्वेश्चन कभी आ सकता है तो पलटी कर जाता है, डी इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इनवर्स अगर सेपरेट होता है तो क्या होता है, पलट जाता है। तो बड़ा आसान है ये भी कि जब भी इनवर्स सेपरेट होगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, पलट जाएगा। और इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन मैट्रिक्स के लास्ट में हम करवा चुके हैं, जब मैट्रिक्स का क्विक रिवीजन उसका भी वन शॉट जब डाले थे तो उसके लास्ट में करवाए थे कि अगर इक्वेशन दिया हुआ था ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0 देन फाइंड बोले थे ए इनवर्स निकालने के लिए। तो हम लोग बच्चों वहां से क्या किए थे, दोनों साइड ए इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए थे, उसके बाद वो क्वेश्चन को उड़ा दिए थे, कोई टाइम नहीं लगा था। अब आता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़ते थे उसका डिटर्मिनेंट करना है। तो बहुत बढ़िया चीज है, लास्ट करके इस वीडियो लेक्चर को खत्म करेंगे बच्चों। बहुत अच्छा चीज पढ़ा रहे हैं, सही लिख रहे थे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन एक चीज लफड़ा है, मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर ऑर्डर, मस्ट बी इन स्क्वायर ऑर्डर। मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो स्क्वायर ऑर्डर में होना चाहिए। अगर वो स्क्वायर ऑर्डर में हुआ तो हम लोग उसका डिटर्मिनेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते हैं। अब यहां से मान लो कि ए बी सी, इफ ए बी सी आर डैश डैश, ढेरी सारा मैट्रिक्स है, आर स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिसेज है, ऑफ ऑर्डर भी मान लेते हैं कि ऑफ ऑर्डर एन, मतलब एन ऑर्डर का है, जैसे 2x2 3x3 4x4 5x5। तो सबसे पहला इसमें प्रॉपर्टीज मान लो इसका कि अगर आज के बाद एक चीज पढ़ लो, अगर ए बी का डिटर्मिनेंट निकालने बोलेगा तो बुड़बक वाला काम नहीं करना है कि सर ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए। ए बी को मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा, मैट्रिक्स अगर 3x3 दे दिया तो मल्टीप्लाई करने में मुसीबत हो जाएगा। हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग सीधा क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट अलग कर देंगे, बी का अलग कर देंगे। अगर ए बी सी का डिटर्मिनेंट निकालने बोलेगा तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे पहले, तब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, बात बराबर है। और प्रॉपर्टी सेकेंड में क्या है कि अगर पावर का डिटर्मिनेंट निकालने बोलेगा तो पावर का डिटर्मिनेंट निकालने बोलेगा तो फंस जाओगे। अगर तुमको ए पे पावर 10 का डिटर्मिनेंट निकालने बोलेगा तो क्या ए पे पावर 10 का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। ए पे पावर 10 का डिटर्मिनेंट निकालने में माथा का दर्द हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट पे पावर एन दे देंगे, मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए। और प्रॉपर्टी सेकेंड थर्ड जो भी है, ए का डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज का बराबर होगा, क्योंकि पता होगा कि ट्रांसपोज में सिर्फ क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, दोनों का डिटर्मिनेंट सेम ही होगा। और इसी तरह से प्रॉपर्टीज 4, अगर कोई भी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, के पे पावर एन बाहर आएगा या लेमडा पे पावर एन बाहर आएगा। एन इज ए ऑर्डर, मतलब लेमडा से अगर मल्टीप्लाई करते थे लेमडा की पावर एन होता था डिटर्मिनेंट, तो यहाँ के है तो के पे पावर एन। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन देते हैं, इफ ए बी सी मान के चलो दे दिए हैं, इफ ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, मान लो अभी ऑर्डर 2 ही करवाते हैं। एबीसी जो है आपका स्क्वायर मैट्रिसेस है, ऑर्डर कितना है 2 है, सच दैट सब वैल्यू दे दिया है, सच दैट डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 दिया है, डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू 3 दिया है, डिटर्मिनेंट सी का वैल्यू 4 दिया है। देन हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। सबसे पहला, अगर एबीसी का डिटर्मिनेंट निकालने बोलेगा, अगर मान के चलो मैट्रिक्स दिया भी रहता तो हम लोग एबीसी को मल्टीप्लाई नहीं करते, बहुत टाइम लगेगा। और हमको ये डिटर्मिनेंट निकालने बोला है, सीधा सब का डिटर्मिनेंट को सेपरेट करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। और ए का डिटर्मिनेंट 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है, 4 3 12 2 24 आ जाएगा। सेकेंड नंबर, अगर ए पे पावर 10 का डिटर्मिनेंट निकालने बोलेगा तो क्या हम लोग ए पे पावर 10 करेंगे? ए पे पावर 10 करने में बहुत टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करते करते परेशान हो जाओगे। अगर मैट्रिक्स दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट पे पावर 10 दे देंगे, और यहाँ पे 2 पे पावर 10, सबको याद करवा दिए हैं, ये 1024 होता है। और थर्ड नंबर में अगर यहाँ पे दे देते हैं, जैसे 3 दे देते हैं और 3ab स्क्वायर दे देते हैं, तो कुछ बच्चा क्या सोचता है कि सर 3 को बाहर कर दीजिए, नहीं 3 अंदर मल्टीप्लाई है, मतलब अंदर मल्टीप्लाई है, मतलब मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो के पे पावर एन, मतलब 3 पे पावर कितना कॉमन आएगा 2, और इसको अलग कर दो। और अभी पढ़े थे कि ए का डिटर्मिनेंट करो या ए स्क्वायर का करो, मतलब बी का डिटर्मिनेंट, बी स्क्वायर करने में टाइम लगेगा, डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ से 9 और यहाँ पे 2 और यहाँ 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 9 गुना 2 3 3 9 81, 81 को 2 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 162, घटा कर जाएगा। अब कुछ बच्चा कहेगा सर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा या घुमा के भी देगा, तो ज्यादातर घुमा के भी कुछ क्वेश्चन सब देता है, ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन सीधा ही देता, थोड़ा बहुत तो घुमाएगा ही घुमाएगा। तो जेई सब के जब एग्जाम में देता है तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं दिया रहता, वहां पे क्या करता है ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स दे देता है, तो आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने में।
कुछ बच्चा सोचता है कि क्वेश्चंस देता कैसे, इस टाइप का भी देगा आपका बोर्ड लेवल में, तो ऐसे सिंपली लैंग्वेज में दे देगा, कुछ नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में या जेईई एग्जाम में कोई बच्चा कहेगा कैसा देता है, जैसे ए बराबर दे देगा आपको 1 2 3 4, बी बराबर मानिए दे देगा -3 2 -5 7। अब बोलेगा कि बताओ तो ए बी का डिटरमिनेंट क्या होगा, पहला क्वेश्चन। कुछ बच्चा क्या करता है, ए बी को मल्टीप्लाई करने लगता है, ए बी को मल्टीप्लाई करोगे टाइम लगेगा, फिर उसका डिटरमिनेंट करोगे, नहीं हम लोग सीधा क्या करेंगे, दोनों का डिटरमिनेंट बगल में निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी। डिटरमिनेंट ए अगर सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8, मतलब मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट लग गया 4 ही रहेगा, 3 दूना 6, और इसका निकाल लो -7 × 21 और 5 × 10, और यहाँ से -2 हो जाएगा, 7 × 21 -10, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -11 11 2 22। तो इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, आराम से सबको ट्राई कर लेना है। इस सब टाइप का जो भी है, मतलब लमसम में जितना हो सकता है बच्चों कवर कर दिए, और इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना कॉपी में। बाकी बात जब बोर्ड एग्जाम होगा फिर से कवर कर लीजिएगा बच्चों। और देखने के लिए वीडियो लेक्चर थैंक यू। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तब मजा आएगा वीडियो लेक्चर अपलोड करने में। बाकी बात सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।